हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज का जो ये केस स्टडी का टॉपिक है ये आपके लिए बहुत अहम हो सकता है, भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अहम हो सकता है और भारत और चीन संबंध को लेकर के यहाँ पर एक चिंता व्यक्त करते हुए ये एक केस स्टडी करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चीन की वाटर बॉम्ब स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये शब्द मैंने जानबूझ करके लिखा है क्योंकि संभावना इस चीज की भी देखने को मिल रही है। कुछ सोर्सेज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में बात करेंगे कि सोर्स ने वाटर बॉम्ब जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या ये शब्द सही है और क्या चीन ऐसा कुछ कर रहा है। आपको मालूम है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत सारे डैम्स बना रहा है, बहुत सारे डैम्स बना चुका है और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स उसके वहां पर प्रोजेक्शंस में लगे हुए हैं। डेफिनेटली इस चीज को देखते हुए कि जो ये चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर इतने डैम क्यों बन रहे हैं, जबकि उस एरिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या भी निवास नहीं करती है। चीन को इस प्रकार की जो हरकतें हैं उससे किस प्रकार के जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस ओवरऑल सेशन में। इस तरीके का जो ये चाइना की तरफ से काम किया जा रहा है उससे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। और क्या इस तरीके के डैम बना करके चाइना इन डैम्स को वाटर बॉम्ब्स की तरह यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। अंततः भारत का इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है, क्या वी कैन से कि एक स्टेप है तो कि इसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके या इससे बचने का कुछ उपाय निकाला जा सके, क्या भारत के पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर हमारे डिस्कशंस रहेंगे। और आप लोग सेशन के अंत में जरूर बताइएगा कि ये पूरी केस स्टडी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने जो दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस तरीके की केस स्टडीज, इस तरीके की अन्य केस स्टडीज हम आपके सामने और लेकर के आ सकें। और हाँ, अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे इसको कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर लिखिए, जिससे कि हम हालिया दिनों में उनको लेकर के आपके सामने आ सकें। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन सब चीजों की शुरुआत का जो जड़ है या फिर जो एरिया है या फिर जो रूट हम जिसको कह सकते हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को सारी दुनिया ब्रह्मपुत्र नहीं कहती, ये तो हम कहते हैं, हम यानी कि भारतीय इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना इस पे एक डैम बना रहा है, तो उस डैम को तो हम समझेंगे ही किस प्रकार के डैम्स बन रहे हैं, क्या उससे उसके जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहा है, उन सब चीजों पर डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। बगैर इसको जाने, बगैर उसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस को जाने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को सही तरीके से समझा नहीं जा सकता है। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेकिन शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप 2025 की अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, ये अंतिम बैच आपके लिए उपलब्ध है। ये अंतिम यानी आखिरी बैच आपके लिए उपलब्ध है। फास्ट ट्रैक बैच है। इस बैच में आप जुड़ सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ जुड़िएगा कि आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। बैचेस ज्यादा मिलेंगे, समय कम है, पढ़ाई ज्यादा होगी, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी कर सकता हूं। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मतलब ये कि इसमें ऐसा नहीं है कि कम दिन है तो कम पढ़ा करके खत्म कर दिया जाएगा। पढ़ाया पूरा जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। समय कम है इसका मतलब ज्यादा पढ़ाया जाएगा, ज्यादा समय तक पढ़ाया जाएगा। ये मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो ही इस बैच में जुड़िएगा, अगर आपके अंदर ये साहस है तो। हाँ, ये आखिरी बैच है और ये जस्ट अभी अभी ही शुरू हुआ है, ज्यादा दिन इसमें हुए नहीं है, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। कुछ इसमें जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि शुरुआती इंट्रोडक्शन टाइप के जो लेक्चर्स हैं वो सब हुए होंगे, तो आपको सब रिकॉर्डिंग मोड में मिल जाएंगे। आप फटाफट +2 की स्पीड करके उसको आप देख सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाना है, बाय नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और वहां पर कोड्स जहां पर लगाने हैं वहां पर विरद लाइव कोड लगाना है। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको छूट मिल जाएगा। और मैं तो आपको एश्योर कर सकता हूं कि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा छूट आपको मिल रहा है, मतलब इससे भी कम मूल्य में हो सकता है कि आपको ये बैच मिल रहा हो। तो जाकर के एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि विरद लाइव लगाने से कितने रुपए में आपको ये मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप वर्ष 2025 के अलावा आगे के वर्षों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये फाउंडेशन बैच जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। 28 अक्टूबर से इसमें बैचेस शुरू हो रहे हैं और एक 2-3 साल के गैप के बाद अगर आप पेपर देना चाहते हैं
तो लॉन्ग टर्म बैच आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि 1-1.5 साल 2 साल से आपका काम बनेगा नहीं। मान लेते हैं 3 साल बाद आपको पेपर देना है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म बैच लीजिए। ये भी फाउंडेशन बैच है पूरी तैयारी के साथ। 3 के तीनों प्रकार के बैच में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। 3 के तीनों प्रकार के बैचेस में प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अलग से बैचेस मिलेंगे। 3 के तीनों बैचेस में आपको किताबें दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे, हैंडआउट्स दिए जाएंगे। ईच एंड एवरी फैसिलिटीज जो है वो सारे बैचेस में आपको मिलेंगी। बस अंतर है तो सभी बैचेस के वैलिडिटी में। तो वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर के, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसमें भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा लेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक पर आने के लिए हमें इस मैप को देखना जरूरी है। आई होप कि आप लोगों को ये मैप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यस या नो, जल्दी से बताइए, आपको ये मैप दिखाई दे रहा है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इस मैप में सबसे पहले तो चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के ऊपर हमारा डिस्कशन शुरू होगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के उत्तरी हिस्से में एक ग्लेशियर स्थित है, वहां से होता है, और इस ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है यहां से, इसको हम लोग आंगसी, या मैं इसको थोड़ा और बोल्ड में लिख देता हूं, जिससे शायद आपको आसानी से दिखाई देगा। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर। तो ये आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये आंगसी ग्लेशियर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आंगसी ग्लेशियर में जो यहीं से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, और इसके बाद ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यही नदी जो आंगसी नदी है, जब ये तिब्बत से होकर के गुजर रही होती है तो इसे यारलुंग के नाम से जाना जाता है, या यारलुंग सांगपो। ठीक है, इसको जो है हम लोग यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यारलुंग सांगपो कह लीजिए, या यारलुंग स्वापो कह लीजिए, या आधा ता बना करके स्वापो कह लीजिए, सब एक ही बात है। कहीं कहीं पर इसको ज्यांगबो भी लिखा जाता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। इसी नदी को तिब्बत में हम लोग यारलुंग स्वापो कहते हैं। यही नदी जब पूर्वी दिशा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, हिमालय के पैरेलली बहते हुए जब आगे की ओर बढ़ती है, पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, तो पूर्वी दिशा में जाकर के ये भारत के अंदर जब प्रवेश करती है, तब हम इसको ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं। ब्रह्मपुत्र नाम देने से पहले जब ये आगे की ओर आगे बढ़ रही होती, पूर्व की ओर आगे जब बढ़ रही होती है, एकदम पूर्वी हिस्से में जब ये जाती है, तो यहां पर नामचा बारवा के पास जब पहुंचती है, तो यहां से एक यू टर्न इसको लेने को मिलता है। ठीक है, नामचा बारवा। नामचा बारवा जो है ये एक प्रकार का पहाड़ी इलाका है, मतलब एक ये हिमालय का एक हिल स्टेशन ही है, मतलब पहाड़ ही है, और यूटर्न लेकर के थोड़ा सा दक्षिण की ओर ये बढ़ रही होती है, साउथ की तरफ बढ़ रही होती है। तो आपने देखा कि नदी यहां से ऐसे करके ये साउथ की तरफ, यहां से यूटर्न लेते हुए साउथ की तरफ आ रही है, दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की ओर प्रवेश करती हुई चली आ रही है। अब इसी तरह से जब दक्षिण की ओर आगे बढ़ती है, तो यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर कर जाती है, और यहीं से इसमें भारत का पहला प्रवेश होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में ही इस नदी का पहला प्रवेश भारत के अंदर होता है। तो ये नदी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नदी आप देख सकते हैं। ये थोड़ा आपको हिस्से भी दिखाई दे रहे होंगे, कहां से कौन के हैं, ये सारे हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये भारत में जब एंटर करती है, यहां पे ऐसे, यहां पे जब भारत में एंटर करती है, तो यहां पर ये जो नदी है भारत में तो प्रवेश कर गई, हम भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को उस जगह पर सियांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सियांग के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर सियांग को दिहांग भी कहते हैं। दिहांग, सियांग, ये सब भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम जो है वो दिया जाता है। हम ओवरऑल इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, यानी सियांग और दिहांग जो है वो भारत में, वही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो एक ही चीज हो गई कि साउथ की तरफ जब आ रही है, भारत में प्रवेश कर रही है, तो ये दिहांग नाम से, भारत में से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जा रहा है। देखिए यहाँ के लोकल जो है इसे सियांग के नाम से जानते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी पहुंचती है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा सा, हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा जब आगे बढ़ती है, तो यहां पर इसको बहुत बड़े ब्रांडेड कह सकते हैं कि रिवर सिस्टम से होकर के गुजरना पड़ता है।
ब्रांडेड रिवर सिस्टम का मतलब यहां पर यह हो गया कि ये नदी जब दक्षिण की ओर बढ़ रही है तो इसमें बहुत सारी दूसरी नदियां जो सहायक नदियां हैं उनका एक जाल आकर के, जैसे नदी एक लट के रूप में, गुच्छे के रूप में बहुत सारी नदियां यहां पर आकर के इसमें मिलती हैं, पहुंचती हैं। तो ये ब्रांडेड रिवर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी वजह से यहां मतलब छोटी मोटी बहुत सारी जो नदियां हैं वो बहुत सारे चैनल्स जो हैं, ढेर सारे जो चैनल्स हैं वो आकर के इसमें मर्ज होना शुरू आते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये नदी इसके बाद से मतलब इस चौड़े पाट को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ती है दक्षिण पश्चिम की ओर। अब दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रही है, आप देख सकते हैं ये नदी पहले साउथ की तरफ गई और फिर ये आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गई। साउथ मतलब ये साउथ की तरफ आई, उसके बाद दक्षिण पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ इधर की ओर आनी शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट की तरफ ये आगे आगे बढ़ते हुए असम में प्रवेश करती है और असम की वैलीज से जब होकर के गुजर रही होती है, असम की वैलीज याद रखना है लो लेवल वैलीज के नाम पे, यानी कि निम्न रेखी घाटी के नाम से इसको जाना जाता मतलब जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से प्रवेश करते हुए, ऐसे प्रवेश करते हुए और फिर जब ये आगे की ओर आती है, असम में जब प्रवेश कर रही होती है, असम में जब जा रही होती है, तो ये नदी यहां पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ रही है, ये पूरी इस तरीके से, ठीक है, ये पूरी की पूरी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये जो पूरी नदी है यहां पर, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जा रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र है, ये दिहांग है यहां पर, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये शायद मैंने मैप ऊपर की ओर बना दिया, ये सियांग वाला जो इलाका है ये ऊपर की ओर बना दिया, इसको मैं इस जगह पर बना देता हूं, यहां पर दिहांग कह सकते हैं आप इसे, या फिर मैंने आपको बताया कि दिहांग के नाम से या सियांग के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहां पे नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जा रही है, जो असम की जो घाटी है वहां पर। ये असम की घाटी के बारे में हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो असम वैली है, असम घाटी जो है ये एक लो लाइन वैली है, यानी कि निम्न रेखीय घाटी। निम्न रेखीय घाटी का मतलब यहां पर ढलान आपको मिलेगा, ऊंचाई नहीं मिलेगी। बाकी जगहों पर आपको अपेक्षाकृत ऊंचाई जो है, मतलब ऊपर से पानी जो है वो नीचे की ओर गिरता हुआ आपको यहां पर नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये यांगसी नदी यहां से ऐसे प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए यहां से ब्रह्मपुत्र क्या नाम है, असम के बाद माफ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में यहां पर ये प्रवेश करती है। अच्छा, इसके बाद ये आगे जाकर के नीचे का मैप बना नहीं है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है आगे की ओर, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी नदी को बांग्लादेश में जाकर के जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। फिर यही जो जमुना है, इसी में ऐसे गंगा नदी जो है, आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का प्रवाह ऐसे आता है और इसी में जाकर के मिलता है। तो गंगा नदी को वहां पर पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा और जमुना मिलकर के मेघना नदी बनाती हैं और फाइनली अपना वाटर जो है वो नीचे ड्रेन कर देती हैं, किसमें, जो ये आपका क्या नाम है, ये जो आपका बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है वहां पर। तो बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करने से पहले एक बहुत बड़ा सा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, या हम उसे ये कह सकते हैं कि मेघना का वो एक बहुत बड़ा सा डेल्टा बन रहा होता है, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश जो है वो भी एक प्रकार से लो लाइन एरिया ही है। जैसे हमने आपको इसके लिए बताया, जैसे हमने आपको लो लाइन एरिया वाला जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको असम में लो लाइन एरिया बताया, वैसा ही यहां पर बांग्लादेश वाला जो इलाका है, उस बांग्लादेश वाले इलाके में इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश वाले इलाके में हम इसे लो लाइन एरिया के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल बात यह है कि नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लो लाइन एरिया में जाती है, वहां अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों एरिया एक तरीके से लो लाइन एरिया है, तो पानी का प्रवाह भी बहुत तेजी से वहां से हो रहा होगा, ठीक है। दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। अब यहां पर एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है जो नदी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टोटल नदी मैंने आपको यहां पर दिखाई, ये जो कुल नदी आपको यहां पर देखने को मिल रही है, जिसको मैं एक बार मोटे तौर पर आउटलाइन कर देना चाहता हूं, ये जो आंगसी ग्लेशियर से शुरू हो रही है जो नदी, ठीक है, ये जो नदी आप आंगसी ग्लेशियर से शुरू होते हुए देख रहे हैं, जिसको आप यारलुंग के नाम से या स्वापों के नाम से जानते हैं। तो यारलुंग स्वापो नदी जो है, जो भारत में
दिहांग से या सियांग से प्रवेश करती है, सियांग के नाम से जानी जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और फिर जब ये बांग्लादेश चली जाती है तो फिर जमुना के नाम से जानी जाती है। ये जो पूरी नदी मैंने आपको यहां पर बताई, इस नदी में कुछ वाटर को लेकर के पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाकर के डैम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये जो नदी है इसका लगभग 50% जो पानी का जो एरिया है, मतलब वाटरी एरिया वाला जो पोर्शन है, वो तिब्बत से कलेक्ट होता है। यानी इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे जो पूरी नदी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरा मुझे बताइए कि इस नदी की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है। आई होप कि आपको मालूम होगा। 3 बड़ी नदियां जो भारत उपमहाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, इसकी आपको अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए इन किलोमीटर्स। सो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसकी लंबाई लगभग कितनी है। तो जितनी भी लंबाई है उस लंबाई का तकरीबन 50% पानी जो है वो तिब्बत एरिया से आपको मिलता है। और तिब्बत का ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, ये जो पूरा तिब्बतियन एरिया है, ठीक है, इस तिब्बतियन एरिया में आपको 50% वाटर का जो एरिया है, एरिया वाइज वो कलेक्ट होता है इसमें। यानी कि तमाम सारी छोटी बड़ी जो स्ट्रीम्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सब का पानी आकर के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है, तो ये 50% एरिया को कवर करता है। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के असम तक का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में जो वाटर एरिया है इस नदी का, वो लगभग 34% का एरिया है। तो 50% एरिया जो है आप पानी का यहां देख पा रहे हैं, लगभग 34% एरिया जो है पानी का आप यहां पर देख पा रहे हैं। रेस्ट ऑफ 16% जो वाटरी एरिया है वो आपका नीचे जो बांग्लादेश है वो कवर करता है, या फिर थोड़ी बहुत भूटान की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर, भूटान से निकलने वाली कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में जाकर के कुछ पानी कंट्रीब्यूट कर देती है। तो ओवरऑल 16% हम बांग्लादेश के लिए छोड़ देते हैं। ये तो हुई बात कि एरिया ऑफ वाटर जो कवर्ड है उसमें 50% और 34% का एरिया तिब्बत, और ये पूरा तिब्बत का इलाका और ये इंडिया के इलाके में आता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें, यानी कि कंटेनिंग वाटर की अगर हम बात करें, कितना पानी अवस्थित होता है उसमें, पानी का एरिया अलग है, पानी अलग है। हो सकता है कि एक गिलास आप पानी लें और उसमें, या फिर एक बर्तन है उसमें आप पानी लें, उस बर्तन की कैपेसिटी 1 लीटर की है, तो आप उसमें 1 लीटर पानी भर देते हैं। लेकिन हो सकता है उसी 1 लीटर के कंटेनर में आप 500 ml पानी ले रहे हो, यानी आधा लीटर पानी ले रहे हो, तो एरिया ज्यादा है लेकिन पानी आधा लीटर है। दूसरे में हो सकता है कि एरिया थोड़ा कम हो लेकिन पानी ज्यादा हो। इस आधार पे हम वॉल्यूम को अगर देखने का प्रयास करें कि कितना आयतन है पानी का, तो पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इंडिया वाले हिस्से में थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ये अप्रोक्सीमेट 75% है, लगभग जो है 75% के आसपास वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इंडिया में तकरीबन 75% के आसपास है, 75% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 75% पानी, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र का जो मेन सोर्स जो वाटर है वो यही हो गया एक तरीके से, यानी ओवरऑल ब्रह्मपुत्र में वाटर का मेन सोर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो खुशी की बात है, इसमें फिर चाइना से डरने जैसी क्या चीज है। मैं उसके बारे में भी अभी आपको यहां पर बताने का प्रयास करूंगा। वैसे डरने जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने दुश्मन को कमजोर क्यों ही समझें, ठीक है। तो तमाम सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं भारत में, वो तमाम सारी ट्रिब्यूटरीज भारत में आकर के खूब सारा पानी यहां पर इकट्ठा करके ला करके देती हैं। यानी ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जो यहां के पानी की मात्रा को बढ़ा देती हैं इन कंपैरिजन इन एरियाज में। यानी यहां पर उतनी ट्रिब्यूटरीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर सिंगल ये नदी जो है बह रही होती है, हालांकि ऊपर भी है कुछ ट्रिब्यूटरीज, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर ज्यादा है। अब ज्यादा हो या ना हो, लेकिन इन ट्रिब्यूटरीज से पानी ज्यादा आता है। ट्रिब्यूटरीज से पानी ज्यादा कैसे आता है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे अभी छोटा सा। बेसिकली इन सब चीजों की वजह से जो मैंने आपको बताया था कि ब्रांडेड रिवर का सिस्टम यहां पर बन जाता है, उसमें एक इलाका बनता है पासी घाट। पासी घाट के पास में जब ये नदी आती है, यहां कहीं पर, ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है मैप, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पासी घाट वाले इलाके में जब ये नदी आती है, तो इस नदी की चौड़ाई जो है वो अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर के आसपास वाइड हो जाती है। यानी नदी जो है वो 10 किलोमीटर के आसपास तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां का वाटरी प्लेस जो है वो थोड़ा
ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज यहां पर और कंसीडरेबल है, और वो क्या है कि भारत में मेन सोर्स ऑफ वाटर के रूप में ये एरिया कब होता है। ये मेन सोर्स ऑफ वाटर के रूप में भारत का ये एरिया बनता है, ये 12 महीने नहीं बनता, कुछ महीनों के लिए बनता है। ये खास तौर से रेनी सीजन में यानी कि बारिश के समय बनता है, और यहां का बारिश का समय आप 2-3 महीने का नहीं बल्कि 8-9 महीने का काउंट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 8-9 महीने बारिश कैसे हो सकती है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। ये जो इलाका है, यहां पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो इसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा तब होता है जब यहां पर बारिश होती है। ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है यहां पर पानी जाकर के ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती हैं। लेकिन तब क्या होगा जब यहां पर बारिश ना हो रही हो और ये ट्रिब्यूटरीज पानी यहां पर ड्रेन ना कर पा रही हो। ऐसे सीजन को हम लोग लीन सीजन के नाम से जानेंगे। और लीन सीजन यानी जिस समय बारिश कम हो रही है उस समय ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र की भारत में जो सहायक नदियां हैं, जो स्वाभाविक सी बात है उसमें पानी कम हो जाएगा, वो नदियां छोटी हो जाएंगी और उसमें पानी की जो ड्रेनिंग कैपेसिटी है उन ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से वो कम हो जाएगी। सो यहां पे पानी उस समय थोड़ा सा कम हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर पानी की एकदम कमी हो जाएगी, पानी की कमी नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि जब लीन सीजन होता है तो जो इधर ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू करता है। जब ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू करेगा तो मेन जो रिवर है उस रिवर में ही वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा, और उस रिवर में जो वाटर फ्लो ज्यादा होगा तो ओवरऑल आएगा तो इस तरफ ही। तो यहां पर पानी की कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी, पानी ठीक ठाक यहां पर रहेगा, ग्लेशियर से पानी पिघल करके आ जाएगा। तिब्बत के एरिया में ये पानी का एरिया उस समय थोड़ा ज्यादा जरूर आपको देखने को मिलेगा इन एरियाज में। यानी जैसे आप बारिश के समय में यहां पर आप बहुत ज्यादा पानी देख रहे थे, वैसे ही लीन सीजन में इस एरिया में पानी थोड़ा बढ़ जाएगा, अपेक्षाकृत यहां पर पानी कम रहेगा। लेकिन ये समय है कितना, वही 3-4 महीने का, उससे ज्यादा का है नहीं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर यहां पे 8-9 महीने बारिश क्यों हो रही है, 8-9 महीने बारिश होने का यहां पर क्या मतलब है। उसका रीजन अगर यहां पर हम समझें तो जो ये इंडिया का मेन सोर्स वाटर है वो 8-9 महीने का इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो एरियाज हैं यहां पर मॉनसून में जो होता है, भारत का जो मॉनसून है उस मॉनसून में तो बारिश होती ही होती है, लेकिन यहां पर प्री मॉनसूनल एरियाज भी होते हैं, यानी कि प्री मॉनसून सीजन भी यहां पर होता है। और ये जो है आपका मार्च से लेकर के मई के आसपास तक चलता है। तो मार्च से मई के आसपास के सीजन में यहां पर प्री मॉनसून सीजन होने की वजह से यहां पर 8 से 9 महीने तक पानी आपको ठीक ठाक तरीके का मिलेगा। 3 से 4 महीने पानी आपको इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, फिर भी वो इतना कम नहीं होता कि यहां पे बारिश की कमी हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जब यहां पर बारिश होती है यानी कि जब मानसून का एरिया होता है तब भी पानी रहता है, जब मानसून का एरिया नहीं रहता तो प्री मानसून एरिया का सीजन रहता है और वहां से पानी सहायक नदियों में मिल जाता है और वो सहायक नदियां अपना सारा पानी ला करके ब्रह्मपुत्र में डाल देती हैं। लेकिन इससे एक नुकसान होता है भारत को, और वो नुकसान क्या होता है कि असम में इस वजह से क्योंकि ट्रिब्यूटरीज जो है पानी ला करके डालती रहती हैं, इसकी वजह से असम में जो है वो बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो असम में अक्सर जो बाढ़ आ जाती है वो इस तरीके के प्री मॉनसूनी रेनी सीजन्स की वजह से आपको देखने को मिलती है। अब देखिए जरा यहां पर एक और पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यही जो एरियाज हैं जो मैंने आपको यहां पर बताए, कुछ यहां पर चीजें मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली जो है चीजें दिखाई दे। ब्रह्मपुत्र नदी तो आपको दिख ही रही होगी, अब आप इसे स्वापो नदी कह लें, यारलुंग स्वापो कह लें, जेबोंग कह लें, कुछ भी कहना है तो कह लें, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था, ये इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए अब ये जो तिब्बतियन रीजन है जिसमें लीन सीजन में पानी यहां पर ज्यादा आ जाता है, मैंने भी आपको बताया लीन एरियाज में, इन्हीं तिब्बतियन रीजन में चीन जो है वो बहुत सारे डैम्स यानी कि जो बांध परियोजनाएं हैं वो बांध परियोजनाएं ला रहा है और मतलब उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है और उनके ऊपर डैम्स भी कंस्ट्रक्ट लगातार करता चला जा रहा है। तो ये जो प्रपोजल्स हैं चीन के, इन्हीं प्रपोजल्स में एक प्रपोजल है 60 गीगावाट तक की परियोजना का, जो कि ग्रेट कैनियन वाले इलाके में प्रपोज किया गया है। ग्रेट कैनियन वाला जो इलाका है वो जहां पर ये टर्निंग हो रही है ना, जहां पर ये यू टर्न ले रहा है, उस जगह पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये अब तक का दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डैम होगा, सबसे ज्यादा क्षमता वाला डैम होगा, जिसकी क्षमता तकरीबन 60 गीगावाट तक हो सकती है।
इससे पहले चाइना ने थ्री गॉर्जेस डैम बनाए थे, उस थ्री गॉर्जेस डैम से तकरीबन 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी इस डैम की होगी। अब यह डैम भारत के लिए चिंताजनक है, और यही नहीं, दूसरे डैम्स भी चिंताजनक है। अब मुद्दा यह है कि इस तरीके की परियोजनाएं आखिर चीन इन लोकेशंस पर कंस्ट्रक्ट कर क्यों रहा है। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी। देखिए, यह आपको मालूम हो गया है कि तिब्बत जो है, या मालूम होगा ही शायद, तिब्बत जो है एक पठारी इलाका। यह मालूम है कि नहीं मालूम है? तिब्बत जो है, ये पूरा का पूरा जो तिब्बत आप देख रहे हैं, ये तिब्बत एक पठारी इलाका है, पूरा का पूरा ये पठारी इलाका है। देखिए, ये नेपाल वाला इलाका है, इसके ठीक ऊपर का जो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये भूटान को छोड़ दीजिए, सिक्किम को छोड़ दीजिए, उधर सब तिब्बत है। और तिब्बत जो है वो पठारी इलाका है, आपको मालूम है। इनफैक्ट तिब्बत जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है ना। आप सबसे ऊंचे पठार के तौर पर आप इसको देखते हैं, मतलब सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। और आपको यह जब मालूम होता है कि जब ये काफी ऊंचे पठारों में से एक है तिब्बत का पठार, तो इसकी अप्रोक्सीमेट हाइट जो है उसकी कल्पना आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और जितना अच्छा इमेजिनेशन आप करेंगे उतना अच्छा आपको यहां पर पॉइंट यहां पर समझ में आने वाला है। पूरी दुनिया में जो इतनी ऊंचाई वाला ये एरिया है, इसमें औसतन ऊंचाई जो है वो 4 to 5 किलोमीटर तक की है। यानी यहां के पठारों की जो ऊंचाई है, इनकी ऊंचाई 4 to 5 किलोमीटर ऑन एन एवरेज है। ठीक है, इसका मतलब ये जो नदी है इस अपर एरिया में, अपर का मतलब ऊपरी एरिया और ये लो लाइन एरिया का मतलब निचला एरिया है, तो इस अपर एरिया में हाइट जो है वो 4 to 5 किलोमीटर है। वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है इतनी ऊंचाई पर, वहां से। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? तो मतलब ये सी लेवल से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ऊंचा है। अब आप कल्पना कीजिए इस बात की कि 4 से 5 किलोमीटर की हाइट से ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि यारलुंग स्वापो जो नदी है, ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की हाइट के आसपास से एंटर कर रही है इंडिया में, इतनी ऊंचाई से गिर रही है। साउथ की तरफ आ रही है ना, ऐसे करके साउथ की तरफ आ रही है, तो यहां से वो प्रवेश कर रही है। और इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी आप इसकी कल्पना कीजिए। अगर 5 किलोमीटर की हाइट से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की हाइट से अगर पानी गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी स्पीड होगी। और इतनी स्पीड से पानी भारत में नेचुरली आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आएगा और बहुत तेजी से यहां पे पानी जो है वो प्रवेश करेगा, उसकी स्पीड यहां पर बहुत ज्यादा होगी। ना सिर्फ इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बल्कि एक चीज और ध्यान रखनी है कि इतनी स्पीड के साथ जब ये पानी नीचे गिरेगा, तो जो मैदानी इलाके की आने वाली मिट्टियां हैं वो भी इसके साथ होंगी। एलुवल सॉइल जो है, यानी कि दोमट मिट्टी, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, वो सॉइल भी भारत में बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत बड़ी मात्रा में भारत में आ रही होगी। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि चीन जो है इस तिब्बतियन रीजन में यारलुंग स्वापो जो नदी है, उस नदी पर डैम बना रहा है, जिससे कि ये बहता हुआ जो पानी है, इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ये तो उसका बताने वाला पार्ट है कि यार ये पानी बह रहा, तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ये तो उधर से बोला ही जाएगा, ऑफिशियल है, लेकिन इसके पीछे छुपे जो कारण हो सकते हैं, जो सामरिक महत्व रखते हैं, वो आपको शायद अंदाजे में आने शुरू हो चुके होंगे अब तक। अब एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण है कि चीन के द्वारा यारलुंग की जो वाटर सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी यारलुंग सापो जिसको हम लोग कह रहे हैं, या हम नॉर्मल भाषा में इसको ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं, चाइना जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो वाटर सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। अब आप ऐसे में एक और कल्पना कीजिए कि जब इसका पानी इतनी ऊंचाई से और इतनी तेजी से भारत में प्रवेश कर रहा हो और चीन इसे कंट्रोल कर रहा हो, तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट एरिया जो भारत का है, उत्तरी पश्चिमी इलाका जो ये भारत का है, उत्तरी पूर्वी इलाका जो भारत का है, ये खास तौर से असम और ब्रह्मपुत्र वाला, असम और क्या बोल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, इसमें कभी भी चाइना फ्लैश फ्लडिंग ला सकता है अगर इस पानी को वो कंट्रोल कर रहा है।
क्योंकि ये एरिया से पानी होकर के जा रहा है। अगर उसे रोक लेगा वो और अचानक से छोड़ देगा और इतनी ऊंचाई से गिरेगा पानी, तो कितनी फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, जबकि नॉर्मल में ही बाढ़ आ जाया करती है। इसके अलावा इस तरीके के पानी को, क्योंकि ये कंट्रोलिंग एरिया चाइना के पास में है, तो चाइना इसके पानी को डाइवर्ट करके जब चाहे तब भारत में पानी की सप्लाई को मॉड्यूल कर सकता है, कम कर सकता है, रोक सकता है, और जब चाहे तब बम से पानी यहां पर गिरा सकता है। एंड दैट इज द कंडीशन वी कैन से कि एक वाटर बॉम्ब की तरह, वाटर वेपन की तरह चाइना इसे यूज कर सकता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको समझ में जरूर आया होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको यह समझ में आ गया है, तो एक नजर आपको डालनी होगी कि इन एरियाज में चीन जो है किस तरीके के डैम्स जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे उसके कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं चीन में। चीन का जो तिब्बती इलाका जो है, तिब्बती इलाका, तिब्बत वाला जो हिस्सा है, तिब्बत का जो राजधानी है वो क्या है, लासा। तिब्बत की राजधानी क्या है, लासा। तो ये जो लासा वाला इलाका है, इसको जरा देखिए, यहां पर ये लासा लिखा है। इस लासा को समझने का प्रयास करना। अब यहां की पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये जो लासा है, तिब्बत जिसे अपने कंट्रोल के अंतर्गत समझता है, तिब्बत कह रहे हैं, चाइना जो है जिसे अपने कंट्रोल के अंतर्गत समझता है, तिब्बत की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यहां पर तिब्बत की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। और अब एक चीज और है कि लासा जो है वो एक प्रकार की, ये पूरे लासा की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ लासा के इसी पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा जो लासा एरिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये आगे यहां सब जगह तक लासा फैला हुआ है। लेकिन डैम किस जगह कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसको भी थोड़ा सा समझिएगा। एक प्रकार से लासा एक ऐसा इलाका है जहां पर फ्लैट रिवर वैली है। जहां पर रिवर वैली कैसी है, फ्लैट रिवर वैली। फ्लैट रिवर वैली है, लेकिन आसपास के इलाकों में कुछ पहाड़ी एरियाज भी हमको देखने को मिलते हैं। यानी इसका एक बहुत बड़ा, लासा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समतल भी है, लेकिन कुछ हिस्से हैं जिसके आसपास आपको पहाड़ी इलाके भी दिखाई देंगे। दोनों तरीके की चीजें लासा में आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर आप ये जो लासा देख रहे हैं, इस लासा के सदर्न एरिया की तरफ थोड़ा सा नजर डालेंगे, इन सब एरियाज की तरफ अगर आप नजर डालेंगे, ये वाला एरिया जो है लासा का दक्षिणी इलाका जो है, इस वाले इलाके पे अगर आप गौर करेंगे तो ये ज्यादातर समतल है। ये एरिया ज्यादातर कैसा है, ये ज्यादातर एरिया समतल है। और ये एरिया समतल होने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से काफी ज्यादा निकट भी है। ये एरिया और एक्सपेंड कर सकते हो आप, ये पूरा प्लेन एरिया है। ये अरुणाचल प्रदेश के काफी ज्यादा करीब भी है और प्लेन भी है, और साथ ही साथ भूटान के भी काफी करीब में है ये प्लेन एरिया। ये ऐसा प्लेन एरिया ये कवर होता है। अब इसका जो पूर्वी हिस्सा है इसी लासा का, अगर हम ईस्टर्न पोर्शन देखेंगे तो ईस्टर्न पोर्शन जो है, ये वाला जो इलाका, इधर वाला जो इलाका आता है लासा का, जो पूरा इधर वाला जो इलाका आता है, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। ये थोड़ा सा कैसा इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। यानी कि इधर की ओर प्लेन और इधर की ओर पहाड़ी इलाके हमको देखने को मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हमको मिलते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में तमाम प्रकार की नदी घाटी हैं, और इन्हीं नदी घाटियों में चाइना ने कई सारे अपने मूविंग हाईवेज जो हैं वो बना रखे हैं। यानी कई सारे वहां से आने जाने के रास्ते भी बना रखे हैं। यानी इन दुर्गम पहाड़ियों में भी सरल मार्ग चाइना ने बना रखे हैं। तो ये भी किसी ना किसी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर कुछ डैम्स के ऊपर डायरेक्टली चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जिस डैम की चर्चा करेंगे वो तिब्बत के ग्यात्सा क्षेत्र में। देखिए तिब्बत में ज्यादातर जनसंख्या रहती है, लेकिन जिस जगह की मैं बात बता रहा हूं वो ग्यात्सा जगह है, और ग्यात्सा जगह का जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें ये चर्चा करें, थोड़ा सा इसको यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं और हम आपको बताएं कि लासा का यहां पे कहीं पे मान लेते हैं कि ग्यात्सा इलाका है। सपोज यहां पे कहीं पे ग्यात्सा इलाका है, ग्यात्सा। तो जो इसका ग्यात्सा एरिया है, उसी ग्यात्से एरिया में एक डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम है जांगबो डैम।
इस डैम का नाम क्या है? ज़ांगबो डैम। देखिए बोलने में थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है लेकिन पर है ये। आइए मैं मैप में अगर आपको एग्जैक्टली दिखाने का प्रयास करूं तो जरा यहां पर देखिए, 1 मिनट के लिए मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप इसे और आसानी से देख सकें। ठीक है, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इलाका है ये वाला इलाका आपका, जहां पे कई सारे आपको ये लाइंस या थोड़े से ब्रैकेट्स टाइप के दिख रहे हैं, यही इलाका ग्यात्से का है। इसी ग्यात्से में ज़्यांगपो डैम है। ठीक है, कौन सा डैम है? ज़्यांगमो। तो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं कि ये ज़्यांगमो डैम है। ये वाला जो डैम आप देख रहे हैं ये ज़्यांगमो डैम है। अगर हम सबसे पहले डैम की बात करें तो ये ज़्यांगमो डैम इसी ग्यात्सा एरिया में बना है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 510 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। और ये डैम भारत और भूटान के कितने करीब है आप देख सकते हैं। ये भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान के पास में है, जबकि ये एरिया तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन यानी कि स्वायत्त तिब्बतियन क्षेत्र में आता है। स्वायत्त तिब्बतियन क्षेत्र से ही यह नदी बह रही है, लेकिन इस स्वायत्त तिब्बतियन क्षेत्र से बहने वाली नदी को कंट्रोल करने का अधिकार भी चाइना के पास ही है। अब ये जो डैम है जिसको हम लोग ज़्यांगमो डैम बोल रहे हैं, ये ज़्यांगमो डैम चाइना ने बोला है कि ज़्यांगमो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी कि हम इस डैम को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब जल विद्युत परियोजना के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल इस रूप में कर रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसकी बनने की प्रक्रिया तकरीबन वर्ष 2009 में शुरू हुई और पहली बार बन करके ये 2014 में ऑपरेबल हो गया एक तरीके से, और 2015 में फुल्ली ऑपरेबल हो गया, पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। चीन के द्वारा यारलुंग ज़ेबोंग नदी पर यह जो पहला डैम आपको दिख रहा है, 2000 मतलब ये बनाया गया 2015-16 में, वर्किंग अच्छी तरीके से होने लगा, मतलब 14-15-16 के आसपास। इसके बाद 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इसी नदी पर इसी एरियाज में 3 और डैम प्रपोज कर दिए, और 3 और जो डैम प्रपोज किए गए उसमें एक डैम हुआ जिसका नाम था दागू। दूसरा जो डैम है जो दागू के आसपास है, दूसरा जो डैम है जो बनाया गया चाइना में वो जियाचा है, जियाचा। और जो तीसरा बनाया गया वो जीसू था। तो दीगू, जियाचा, जीसू, ये 3 और डैम प्रोजेक्ट करके टोटल इस एरियाज में 4 डैम तो मोटे मोटे तौर पर 2016 के आसपास प्रोजेक्टेड हो गए, जिसमें से जो दीगू डैम है ये इस वाले डैम से, जो ज़्यांगमो डैम है, उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर ये वाला जो डैम है दिखाई दे रहा है ना, अगर हम इस डैम की बात करें, ये जो डैम है इसको हम लोग दागू डैम के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, कौन सा डैम है? दागू डैम यहां पर बनाया गया, और इसकी जो कैपेसिटी है, ये पिछले वाले डैम जिसकी कैपेसिटी 510 मेगावाट थी उससे भी ज्यादा मेगावाट की कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी हुई तकरीबन 640 मेगावाट की, 640 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी हुई इस वाले डैम की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है बनाया गया। और ये जो डैम है ये ज़्यांगमो डैम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 18 किलोमीटर के वेस्ट एरिया में आपको देखने को मिलता है। और वेस्ट एरिया जो है वो इसके एरिया से थोड़ा ज्यादा अपर स्ट्रीम पर है, यानी इसके और इसके बीच में ज्यादा नहीं, मात्र 18 किलोमीटर का अपर स्ट्रीम का डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो अगला डैम है, एक और डैम यहां पर है, एक और डैम है जो ज़्यांगमो डैम से थोड़ा सा बड़ा है। जैसे ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है लेकिन ज़्यांगमो से बड़ा है। एक और डैम है जो ज़्यांगमो से थोड़ा ज्यादा बड़ा है और उसका नाम है जीसू। तो जीसू जो डैम है वो जो ज़्यांगमो डैम है और जो दागू डैम है उसके बीच में है, ये वाला जो डैम आप देख रहे हैं, ये वाला जीसू। जीसू डैम, ठीक है। तो जो जीसू डैम है ये भी ज़्यांगमो डैम से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जीसू, ZIEXU ऐसे करके कुछ लिखा था, एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम पर देख लीजिएगा, ऐसे ही कुछ स्पेलिंग है।
बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इस वाले डैम से, पर बड़ा है फिर भी। और ये इन दोनों के बीच में, यानी उन 18 किलोमीटर के बीच में एक और डैम प्रवेश कराया गया है, और उसकी कैपेसिटी जो है 560 मेगावाट है। तो 560 मेगावाट का ये है, 510 मेगावाट का ये है, 640 मेगावाट का तकरीबन इन बिटवीन द टोटल डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर 3 डैम्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द ईयर 2009 टू 2016 के आसपास, अगर आप देख रहे हैं तो। अब आप सोचिए एक और डैम है यहां पर, इन 3 डैम के अलावा चौथा डैम है जिसका नाम है जियाचा, चौथा डैम है। और ये डैम लोअर एरिया वाला जो लोअर स्ट्रीम वाला एरिया है वहां पर निर्मित किया गया है, जिसको बोला जा रहा है जियाचा डैम। ये देखिए आप थोड़ा सा लोअर स्ट्रीम में आकर आपको जियाचा डैम देखने को मिलेगा, जियाचा, ठीक है। अब जो जियाचा डैम है, इस जियाचा डैम का जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है वो थोड़ा जरूर कम है। इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 320 मेगावाट की है। लेकिन फिर भी अगर आप टोटल ओवरऑल देखें, इस 4 जगह पर 4 डैम्स आसपास के इलाकों में बना दिए गए। अब एक नजर डालिए, ये 4 के चारों डैम जिस जगह पर बनाए गए, ये जगह कोई और नहीं है बल्कि ये ग्यात्सा वाली जो जगह है, ग्यात्सा वाली जो जगह है वही है। ग्यात्सा बेसिकली जो ये आपका लासा जो जगह है उसका एक छोटा सा विलेज एरिया है, थोड़ा टाउन एरिया कह लो, अगर नहीं विलेज अच्छा लग रहा है तो विलेज एरिया है। और इसमें लोगों की जनसंख्या मालूम है कितनी है? तकरीबन 175 से 200 के आसपास, थोड़ी बहुत 200 से ज्यादा होगी। इतनी कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत था अगर आप यहां पर यूज समझते थे तो। लेकिन आपने इतनी सी जगह में एक नहीं 4 हाइड्रो पावर प्लांट्स स्टैब्लिश कर दिए। और ये सारे के सारे जो डैम्स हैं, इनमें से ज्यादातर डैम्स जो हैं वो रन ऑफ द वाटर डैम है। रन ऑफ द वाटर डैम का मतलब इसमें पानी जो है, बहते पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का प्रोजेक्ट वहां पर आपने बनाया है। लेकिन चीन ने कभी भी इस तरीके के रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी से डिस्कशन नहीं किया है, ना ही डिस्कशन को साझा किया है। और इसके आसपास 3 तरीके के डैम्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। अब इस और भी डैम्स यहां पर बनने की संभावना है, 3-4 डैम और भी बन रहे हैं, प्रोजेक्टेड है। अब इस तरीके से यहां पर डैम बने हैं तो ये संदेहास्पद स्थिति है कि नहीं है? डेफिनेटली ये भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़े संदेह की स्थिति है। और ये संदेह की स्थिति इसीलिए है कि जिस तरीके के डैम्स बनाए जा रहे हैं, इस तरीके के डैम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वाटर वेपन की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब एक और लोकेशन की ओर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये लोकेशन नियांगची काउंटी के ऊपर का है। अब नियांगची काउंटी को अगर हम देखना चाहें तो शायद यहां पर बना था, ये देखिए, ये नियांगची काउंटी इस जगह पर। और ये नियांगची काउंटी उस जगह पर बिल्कुल पास में है जहां से ये नदी एकदम ऊपर जाकर के, एकदम अपर वाले एरिया में जाकर के वहां से यू टर्न लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब ये जो नियांगची काउंटी का जो इलाका है, ये भी तिब्बत वाले इलाके में ही आता है। यारलुंग की सहायक नदी है जिसका नाम है नियांग। और इस नियांग नदी पर, जो यहां से नियांग नदी जा रही है, आप देख सकते हैं ये नियांग नदी जा रही है। ये नियांग नदी इसी ब्रह्मपुत्र की या फिर यारलुंग स्वापों की सहायक नदी है। और इस नियांग नदी पर 3 बांध बने। इस नियांग नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? चाइना ने इस पर जो है टोटल 3 बांध जो है वो बना रखे हैं। ठीक है, तो एक तो पाइगमा बांध है, ठीक है, इसी पे आपको पाइगमा बांध देखने को मिलेगा। पाइगमा बांध ये नियांगची नदी पर है और इसका पानी भी कंट्रीब्यूट इसी में होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में ही होगा। ठीक है, दूसरा बांध है इसमें लांगसाई नदी। लांगसाई नदी, एक नहीं 2 बांध है। 2 बांध के पानी एक साथ फ्लो किए जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र में कितना पानी आ जाएगा। और तीसरा बांध जो है उसका नाम है नियांग बांध। नियांग बांध नियांग नदी पर है। ये 3 डैम्स जो हैं यहां पर और कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं इधर वाले एरिया में 4-4, 5-5 डैम, इधर वाले एरिया में 3 डैम यहां पर और बन गए। अब ये जो डैम है, ये हालांकि डैम छोटे छोटे डैम हैं, लेकिन अगर एक साथ एक समय में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र में जो वाटर फ्लो है उसको बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है।
तो ऐसे में इस तरीके के रिवर कंस्ट्रक्शंस जो हो रहे हैं, इसको लेकर के भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्या क्या भारत की तरफ चिंताएं हो सकती हैं? अगर देखिए डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो डैम्स बनाने में सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहला मुद्दा जो चिंताजनक है वो ये है कि यार पर्यावरण का क्या, पर्यावरण का क्या। एक दो डैम समझ में आता है, आप लगातार डैम कंस्ट्रक्ट करते चले जा रहे हो, इससे एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? और सिर्फ इससे आपके यहां के एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा नहीं, एनवायरमेंट तो बाउंड्रीज से बंधे नहीं है, आपके यहां जो हरकत हो रही है उसका प्रभाव भारत में पड़ सकता है। तो भारत सोचने के लिए मजबूर है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा तो आपको यहां पर देखने को मिल ही रहा है एक तरीके से, है ना। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह उचित नहीं लग रहा है कि जहां कम लोग रह रहे हैं उसमें इतने सारे डैम कंस्ट्रक्ट करके आप कौन से विकास कार्य में इसको लगाना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड्स की कोई चिंता वहां पर आपको नहीं देखने को मिल रही है क्या? इतनी ज्यादा ऊर्जा को डेवलप करना चाइना के लिए, इस ऊर्जा का वो किस दिशा में इस्तेमाल करेगा? ये जो एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होगी, इस एनर्जी का चाइना किस रूप में इस्तेमाल करेगा? ये भी एक प्रकार का थ्रेटन है। और इसके अलावा क्योंकि आप इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस पे अपने पड़ोसियों को विश्वास में नहीं ले रहे हो, तो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं, उसमें जो सहयोग की जो भावना है, उस सहयोग का क्या होगा? अब देखिए एक बात यहां पर ध्यान रखिए कि तिब्बत जो है एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन पानी जो है उसका वाटर जो है चाइना उस पर कंट्रोल कर रहा है। चीन तिब्बत के पानी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का क्लेम करता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो हैं ओवरऑल तिब्बत के लिए, भूटान के लिए और भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चाइना का इस पे कहना है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करें तो क्यों करें? क्योंकि भारत और चीन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय या द्विपक्षीय कोई समझौता तो पानी को लेकर के नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि सिंधु जल समझौता है पाकिस्तान के साथ में कि कितना पानी पाकिस्तान यूज करेगा, कितना भारत यूज करेगा। ऐसा इस नदी को लेकर के या इस तरीके के दूसरे वाटर सिस्टम्स को लेकर के भारत और चाइना के बीच में दोनों तरफ से किसी प्रकार की वाटर शेयरिंग को लेकर के कोई समझौते आपको खास देखने को मिलते नहीं है। बस एक समझौता है, वो इस दिशा में है कि वाटर डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट एक हुआ है तकरीबन 2018 के आसपास। देखते हैं तो भारत और चीन के बीच में जो बाढ़ की स्थिति है उसका अंदाजा लगाने के लिए और सहायता करने के उद्देश्य से चीन जो है बाढ़ के समय में या बारिश और इसके समय में डेटा शेयर करता है कि क्या स्थिति है उसके यहाँ पे पानी की, तो वो शेयर करता है। और वो भी जब कभी भी कोई बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं भारत और चीन के बीच में, तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स में उन चीज़ों को वो डेटा को शेयर करना बंद कर देता है। तो ऐसे में भारत को अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, कुछ एक आध बांध और भी हैं, उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 यानी कि नवंबर 2020 में अगर हम बात करते हैं तो नवंबर 2020 के आसपास अगर आप देखेंगे तो बीजिंग यानी कि चाइना जो है उसने भारत के आसपास तिब्बत में एक बहुत बहुत बड़ा विशाल सुपर हाइड्रो पावर डैम जो है ये कंस्ट्रक्ट करने की घोषणा करी है 2020 के आसपास। सुपर डैम के नाम से दुनिया इसको जान रही है, सुपर डैम के नाम से जान रही है। और इस परियोजना को बाकायदे चाइना ने अपनी 14th 5 ईयर प्लानिंग, जो कि उसकी 2021 से 25 तक की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में इसको शामिल किया है, इसको घोषणा किया है। और घोषणा में उसने कहा है कि इसको बना करके चाइना जो है वो अपने राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे जो हैं और विकासात्मक जो कार्य हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सुपर हाइड्रो डैम को हम लोग बना रहे हैं। मतलब जैसे कार्बन एमिशन जो है वो कम करना, पर्यावरणीय सुरक्षा पे थोड़ा सा ध्यान देना, इन सब चीज़ों पे वो कह रहा है कि हम उस दिशा में यहाँ पर काम कर रहे हैं। 2035 से 2060 के बीच में इन सब चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है, तो हम उसको टारगेट करते हुए ये डैम्स जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन यार ये तो चाइना का कहना है ना, ये तो चाइना का कहना है। लेकिन तमाम सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उस मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो बांध जो है वो तिब्बत के TAR वाले इलाके में आता है। TAR वाला इलाका मतलब यही वाला इलाका, ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत का जो स्वायत्त क्षेत्र है वहां पर आता है।
भारतीय सीमा के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मेडोंग, और मेडोंग जो जगह है वो वही जगह पर है जहां पर ग्रेट बैंड है। ग्रेट बैंड आप देखते हैं, ये वाला जो इलाका जहां से नदी ऐसे करके ऐसे मुड़ करके आ रही है, इसी में एक जगह पड़ती है मेडोंग, यहां पर इस जगह पर। और इसी मेडोंग में देख सकते हैं, इसका नाम है मेडोग या मेडोंग, इसी को बोलते हैं मेडोग, मेडोग प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रपोज्ड चाइनीज डैम कुड जनरेट अप टू 60 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नियरली द ट्रिपल दैट द थ्री गॉर्जेस डैम इन द सेंट्रल चाइना वर्ल्ड्स बिगेस्ट, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा जो थ्री गॉर्जेस डैम है उससे भी 3 गुना ज्यादा बिजली उत्पादित करने की क्षमता यहां पर रखता है। 50 मीटर की ऊंचाई के आसपास का डैम जो है बनेगा, जल विद्युत वहां पर बनेगा। इससे सालाना जो है 60 गीगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इससे पहले थ्री गॉर्जेस डैम ऑलरेडी बना हुआ था, उससे भी 3 गुना बड़ा यहां पर डैम बनाने की जरूरत पड़ रही है। इन सब चीज के अलावा 2021 में अगर आप बात करेंगे तो भारत और नेपाल की जो सीमा है, यहां पर तो पूरा दिख नहीं रहा है, पर शायद इधर कहीं मैं आपको दिखा पाऊं, नहीं इधर भी नहीं दिख पाएगा एकदम। ये नेपाल का थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है, यहां पर इस जगह पर कहीं पर, जहां पर कह सकते हैं कि नेपाल तिब्बत और भारत का एक तरीके से जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। 2021 में इस ट्रिपल जंक्शन वाले इलाके में तकरीबन 16 किलोमीटर उत्तर में अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड के पास में जगह पड़ती है काला पानी की। तो काला पानी वाला एरिया इसमें दिख नहीं रहा है, बट आप लोगों को याद होगा शायद नेपाल को लेकर के काला पानी के डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो काला पानी का जो एरिया है उसके पास में गंगा नदी की सहायक नदी है माब्जा सांगबो। माब्जा सांगबो के ऊपर भी डैम बनाने का काम चल रहा है, जो बुरांग काउंटी नदी के मतलब एरिया के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां पर भी डैम्स बन रहे हैं। तो डैम्स तो यार लगातार इन लोगों ने बनाने शुरू कर ही दिए हैं। और ये वाला जो डैम है, ये वाला डैम तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा डैम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये तो है चाइना की तरफ से किया गया काम। अब भारत के स्टेप्स इसमें क्या हो सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत और चीन के बीच में पानी को लेकर के कोई समझौता है नहीं, इस तरीके का बाइलेटरल ट्राइलेटरल किसी प्रकार का कोई समझौता तो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ अपने ही एरियाज में ऐसा काम करना पड़ेगा कि उन समय में, जिस समय में चाइना भारत में पानी रोक करके सूखा ला सकता है या फिर फसलों को या फिर आसपास के लोगों को प्रभावित करके कंगाल कर सकता है, वहां पर बहुत बड़े नेचुरल कैलेमिटीज आ सकते हैं, लाने का प्रयास कर सकता है, वहीं बाढ़ जैसी स्थिति को लाने में भी कैपेबल दिखाई दे रहा है चाइना। तो छोड़ देगा पानी तो बहुत सारा पानी यहां पर आने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में भारत ने इस चीज को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपने इस एरिया में, जो कि लोअर जो एरिया है ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि हमारे एरिया में तो लोअर एरिया ही आता है, तो उसमें डैम को कंस्ट्रक्ट करने की बात जो है यहां पर करी है। और अरुणाचल प्रदेश के पास में तकरीबन 12,500 मेगावाट की एक सियांग बहुउद्देशीय अपर परियोजना है, अपर सियांग परियोजना है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर जानी जा रही है। ठीक है। तो वहां पर भारत में जो है वो सियांग नदी जो है, उस सियांग, वही सियांग नदी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि साउथ में जब ये बह रही होती है तो इसको हम लोग सियांग के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया था कि यहां पर इसका वाटर फ्लो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, तो ये एक एरिया है। तो इसी एरिया में जो सियांग है, इस सियांग में एक डैम बनाया जा रहा है और इसको बोल रहे हैं सियांग डैम। इसको जो है सियांग या जियांग डैम के नाम से जाना जा रहा है इस एरिया में। लेकिन भारत में उस एरिया के स्थानीय जो लोग हैं इस प्रोजेक्ट के समर्थन में, इस परियोजना के समर्थन में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जनता जो है वहां पर, उसको थोड़ी चिंता है कि उसको यहां से हटाया जाएगा, दूसरी जगह पर उनको स्थान दिया जाएगा, उनके प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है वो छूट जाएंगे, उनका बड़ा नुकसान होगा, पर्यावरण अनुकूलित ये नहीं चीजें हैं, हम चाइना को लेकर के इस तरीके की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर सकते हैं, जो काम वो कर रहा है वो काम हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना है। तो केंद्र के सामने ये समस्या है। अब हम चाइना की तरह रिजिड नहीं है, हम सबको साथ में लेकर के चलने का भरपूर प्रयास जरूर कर सकते हैं एज एन इंडियन गवर्नमेंट। तो परियोजना पर जनता की जो चिंता है वो जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केंद्र की जो अपनी चिंता है राष्ट्रीय हित को लेकर के, वो केंद्र की चिंता भी कहीं ना कहीं जायज दिखती है। अगर चाइना ने कुछ इस तरीके का काम कर दिया तो भी तो कहीं ना कहीं यहां की जनता सफर कर ही जाएगी।
तो ऐसे में जो ये बड़ी परियोजना है जिसका यहाँ पर लोगों ने विरोध किया है, उसके बावजूद भी सरकार ने इस परियोजना में तेजी लाने के अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले जो है संकेत दिए थे, क्योंकि चीन जो है इस एरिया में तेजी से जल विद्युत परियोजना बनाता चला जा रहा है। अब देखिए, इस परियोजना से प्रभावित जो लोग हैं वो परियोजना का बहुत ज्यादा विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन विरोध करने वाले लोगों को समझाया जाएगा कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्या है, और समझाया जा रहा है बहुत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के बारे में कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे आपके लिए हितकारी हो सकता है, कैसे राष्ट्र के लिए हितकारी हो सकता है, ये सारी चीजें वहां पर बनाई जाए। अभी हाल ही में इसको लेकर के एक बैठक भी होनी थी, बैठक से पहले भी बहुत वहां पर प्रोटेस्ट किए गए, तो जो लोग प्रोटेस्टर्स वगैरह थे उनकी पुलिस ने जो है कड़ाई से जांच भी करी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा जबरदस्ती यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा हो, तो उन सब चीजों की जांच भी करी गई। हालांकि जो मीटिंग हुई है उसमें कई सारे जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उसमें पार्लियामेंट से भी लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उसमें एमपीज भी हैं, और जो क्या नाम है, जो ये एरियाज हैं, इन एरियाज के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, एमएलएज वगैरह जो हैं, वो सब भी इसमें शामिल हैं। जैसे अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद के तौर पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तापिर गाओ। तो तापिर गाओ के साथ में भी एक मीटिंग हुई थी। तापिर गाओ, उन्होंने आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि ये भारत के सुरक्षात्मक उपायों में से एक है, और जिन जिन लोगों को इसमें नुकसान होगा उसमें हम उनके सुरक्षा के इंतजाम और उनके पुनर्वास के इंतजाम पूरी तरीके से हम करेंगे। एमएलएज की तरफ से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है एलो लिबांग, ठीक है, इनका नाम है एलो लिबांग। एलो लिबांग ने यहां पर यह कहा है कि हम हर हाल में आपको समझाने का जरूर प्रयास करेंगे, आपके सामने हम पूरे प्रोजेक्ट को रखना चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि आप सहयोग करें इस चीज में, लेकिन फिर भी जनता की जो भी इस दिशा में राय होगी हम जनता की राय का समर्थन करेंगे। तो इंडिया जो है अपने इस एरिया में जो डैम प्रपोज्ड कर रही है उसको लेकर के रिजिडनेस नहीं लेकर के आ रही है, बट ये डैम काउंटर करने के लिए चाइनीज को ये भारत सरकार जो है उसका कहना है कि हम इसको काउंटर करने के लिए अपने सुरक्षात्मक उपायों के तौर पर हम इसको यहां पर विकसित कर सकते हैं। और अब जो ये डैम विकसित होगा तो जो भारत में नेशनल हाइड्रो पावर जो कंस्ट्रक्शन का जो कमीशन है, एनएचपीसी जिसको बोलते हैं, हाइड्रो पावर कमीशन जो है वो कह रहा है कि जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार ने पहले ही यहां पर बताया है कि मतलब उसने भी कुछ डेटा की मैं बात कर लेता हूं। एनएचपीसी के डेटा हैं, एनएचपीसी जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और एनएचपीसी जो चाइना है, उस चाइना की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पर वो बना रहा है, इसको लेकर के कुछ उन्होंने गंभीर आशंकाएं जो हैं वो व्यक्त करी थी, उसको भी लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 60 गीगावाट वाली जो परियोजना है वो भी एक। उन्होंने कहा कि ये जो परियोजना बन रही है, इस परियोजना के बनने के कारण पानी का जो प्रवाह है भारत में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का जो प्रवाह है वो तकरीबन 80% तक रिड्यूस हो सकता है, 80% तक रिड्यूस हो सकता है। इससे डेफिनेटली इन एरियाज में बहुत तेजी से सूखा पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनएचपीसी जो है वो ये भी बताता है कि कल को एनएचपीसी का ही ये स्टेटमेंट है कि कल को ये जो डैम है, इस डैम को एज अ वाटर बम यूज कर सकता है चाइना, और इसके इस क्षेत्र में बाढ़ लाने के प्रबल संभावना है। चीन की तरफ से कुछ बांध जो बनाए गए थे इन एरियाज और उसके आसपास के एरियाज में, उनमें से कुछ डैम जो है उनमें कुछ दरारें पड़ गईं, और उन दरारों की वजह से जो पानी रिलीज हुआ हालिया कुछ दिनों के पहले, उसी पानी से ही केवल इस भारतीय एरिया में बाढ़ आ चुकी थी। सियांग वाला जो एरिया है, उस सियांग नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 3 बार पानी बढ़ा, 1-2 बार वो भी नहीं। तो एनएचपीसी यही कह रहा है कि चाइना की जो ये परियोजना है, जिसके द्वारा तकरीबन 50 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है, उसको यहां से खत्म किया जा सकता है या फिर एक साथ झोंका जा सकता है, उससे सियांग प्रांत में काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खास तौर से लीन सीजन में अगर ये पानी रोक दिया गया तो यहां पर सूखा पड़ सकता है, ठीक है, सूखा पड़ सकता है। खास तौर से वो जो पासीघाट वाला एरिया है, उस पासीघाट वाले एरिया में 60% के आसपास वाटर रिड्यूस हो सकता है। गुवाहाटी वाले इलाके में बात करें तो वहां पर 25% के आसपास जो है पानी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके की जो चिंताएं हैं वो एनएचपीसी ने व्यक्त करी हैं, जिसको लेकर के ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत की तरफ से जो प्रोजेक्टेड है, ये चाइना की इस चीज को काउंटर करने में काफी हद तक सक्षम दिखाई देता है। अब भारत सरकार का ये कहना है कि बेसिकली जो डैम बनेगा, ये जो डैम कंस्ट्रक्ट करने की यहां पर बात करी जा रही है, इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने से 3-4 तरीके के लाभ हो सकते हैं। ठीक है, एक लाभ तो ये हो सकता है कि ये बाढ़ प्रबंधन के तौर पर काम आएगा। इसका इस्तेमाल जो है हम जो है वो बाढ़ प्रबंधन के तौर पर कर सकते हैं। अब बाढ़ प्रबंधन के तौर पर कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर यहां पर डैम कंस्ट्रक्ट हुआ और चाइना ने पानी रिड्यूस भी कर दिया या किसी दूसरे कारण से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर बारिश भी बहुत होती है, इसकी वजह से यहां पर नदियों में पानी बहुत आता है, तो जब बाढ़ की स्थिति आएगी तो डैम से उस पानी को रोका जा सकेगा, काफी हद तक पानी को रोका जा सकेगा। इसकी वजह से अगर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर भी दी है तो हमारा जो आगे का जो क्षेत्र है वो बचा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत खास आने वाली नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि लीन सीजन में जब हमारे पास में पानी नहीं होगा, सपोज दैट चाइना ने इस तरीके के पानी को रोक लिया, तो हमारे पास यहां पर ट्रिब्यूटरीज से बहुत सारा पानी आता है, बांध यहां पर बना रहेगा, तो बांध में पानी हम रोक करके रखेंगे और लीन सीजन के तौर के समय में हम जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको हम पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे चाइना के जो दोनों काम है, पानी को रोकने और पानी को छोड़ने का जो काम है, दोनों को काउंटर किया जा सकता है और भारत भी इससे उपयोगी बना रहेगा। दूसरी बात जो करी गई है इसमें, वो जलधारा का जो प्रवाह है उसके सुधार की बात करी जा रही है। जलधारा प्रवाह का जो सुधार है उसका मतलब क्या है? नेचुरली या नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें तो अगर किसी भी तरीके से जो लीन एरियाज है, मैंने आपको लीन जो सीजन्स थे उसमें पानी कम हो जाता था, मानसून सीजन जब आता था, प्री मानसून सीजन आता था तो पानी ज्यादा बढ़ जाता था, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम इससे जल विद्युत जो है वो उत्पादन कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां पर जनरेट की जा सकती है। एनएचपीसी कहता है कि इस बांध से तकरीबन 10 से 12 गीगावाट की क्षमता का पानी यहां पर क्षमता का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक ला सकते हैं। ओवरऑल इन सब चीजों में गवर्नमेंट ने कहा है कि तकरीबन पहले तो कम ही बताया था, लेकिन अभी हालिया दिनों में तकरीबन 1 ट्रिलियन के आसपास इसके खर्च की बात या उम्मीद जो है वो की गई है। तो 1 ट्रिलियन के आसपास यहां पर खर्चा करने की उम्मीद हो रही है। तो एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो सियांग रिवर पर जो ये डैम बन रहा है, क्या ये चाइना के मेडोंग प्रोजेक्ट को काउंटर कर सकता है या फिर दूसरे प्रकार के जो यहां पर इन्होंने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और उससे जो पानी को कंट्रोल करने का प्रयास चाइना ने किया है, क्या वो उसको काउंटर कर सकता है, क्या वो उसे रोक सकता है? इतना पूरा समझने के बाद आपको इस पर क्या लगता है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे एक बार समझाने का प्रयास कीजिएगा कि आपको बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या आपको यह समझ में आया या नहीं आया। क्या वास्तव रूप में चाइना इस तरीके के डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके वाटर बॉम्ब्स को क्रिएट कर रही है, और क्या भारत में सियांग प्रोजेक्ट जो बन रहा है, क्या वो इन तरीके के चाइनीज जो हरकतें हैं उसको काउंटर करने के लिए पर्याप्त है, या फिर इस तरीके की दूसरी चीजें और लाई जा सकती हैं? यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि बांध परियोजनाएं जो होती हैं वो हमेशा और हमेशा इस तरीके से एक तरफा दृष्टिकोण पे नहीं रखी जा सकती कि सिर्फ और सिर्फ पानी हमें मिल जाएगा, सूखे के समय में काम आ जाएगा, या फिर बाढ़ के समय में हम उसको रिड्यूस कर लेंगे, या फिर हम ये कह लें कि इससे हमको जो है एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बल्कि हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि वहां के सॉइल का क्या होगा, वहां के नेचुरल हैबिटेट्स का क्या होगा, वहां के स्थानीय संस्कृति के निवासियों का क्या होगा, वहां पर जमीन पर किस तरीके का भार पड़ेगा, इन सब चीजों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर वास्तविक रूप में रास्ता जो है वो सामरिक महत्व को भी ध्यान में रख करके निकाला जाता है। इस पूरे लेक्चर पर आपके क्या विचार हैं? ये लेक्चर आपको कैसा लगा? केस स्टडी में अगली स्टडी आप कौन सा देखना चाहेंगे? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।